हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज का सेशन इस सीरीज का 7वां सेशन है। इसमें हम इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉप 10 एमसीक्यू देखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी ब्रॉड होगा कि आपके लगभग 50 क्वेश्चन नियर अबाउट कवर हो जाए। ठीक है, ये सेशन आपके एसएससी जीडी से लेके आपके यूपीएससी तक हर एक एग्ज़ाम में हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें हम फैक्ट, कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सेशन पसंद आए तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, कुछ विशेष नुकसान होता नहीं है उससे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, पढ़िए। राज्यसभा में राज्यों को निम्नलिखित आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। बताइए कौन कौन से आधार बनाए गए हैं राज्यसभा में, राज्यों को किन आधारों पे उनका क्या प्रतिनिधित्व, बोले तो सीटें दी गई हैं। ठीक है, ए है क्षेत्रफल, बी है जनसंख्या, सी है विधानसभा सदस्यों की संख्या, डी है लोकसभा सदस्यों की संख्या। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि राज्यसभा में जो राज्यों को मतलब प्रतिनिधित्व दिया गया है, ठीक है, उनकी कितनी सीटें होंगी, क्या होंगी, वो उनकी जनसंख्या के आधार पे दिया गया है। ठीक है, अगर जनसंख्या के आधार पे सबसे अधिकतम सीटों की बात की जाए, ठीक है, तो वो किसका है, वो है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, यूपी का कितना है, 31। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। इसके पहले हमने जितने सेशन कर रखे हैं प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ। देखिए 62 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित संविधानों में से कौन सा भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान को प्रभावित करता है। बताइए, मतलब एक तरह से क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपातकालीन प्रावधान का जो मतलब आपातकालीन व्यवस्था का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, कनाडा का संविधान, बी है जर्मनी का संविधान, सी है आयरलैंड का संविधान, डी है यूएसए का संविधान। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है जर्मनी का संविधान। ठीक है, जो आपको दिख रहा है क्या आपातकालीन व्यवस्था, ठीक है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जर्मनी के। ठीक है, चलिए अगर आपातकालीन व्यवस्था की बात आई गई है तो थोड़ा सा हम आपातकाल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो अपने वहाँ आपातकालीन व्यवस्था है अपने संविधान में, वो देखिए एक होता है स्टेट, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी, एक होता है नेशनल इमरजेंसी, और एक होता है क्या, फिनेंशियल इमरजेंसी। इन तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। चलिए हम जानते हैं आपातकालीन व्यवस्था के विषय में थोड़ा सा डिटेल। ठीक है, तो हम बात करते हैं आपातकालीन, ये कितने प्रकार की इमरजेंसी अगर भारत में देखा जाए तो लगाई जाती हैं। ठीक है, तो हम इसको ना बांट लेते हैं और जिससे समझना आसान होगा। ठीक है, हम सबसे पहले रखते हैं नेशनल इमरजेंसी को, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद हम रखते हैं स्टेट इमरजेंसी को, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, राष्ट्रपति का, ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल भी बोल सकते हैं, और संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकालीन व्यवस्था का लागू करना भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक होता है फिनेंशियल इमरजेंसी, जिसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। ठीक है, और इनके बीच में थोड़ा अंतर देखेंगे और इससे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। देखिए अगर क्वेश्चन बने कि नेशनल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए ये अनुच्छेद है 352। ठीक है, अगर बात हो कि स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, तो स्टेट इमरजेंसी आती है किसमें, 356 में, और फिनेंशियल इमरजेंसी आती है 360 में। ठीक है, तो ये इमरजेंसी के जो प्रोविज़न है, ठीक है, ये 352, 356 और 360 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें इनका डिफिनीशन है। अब अगर पार्ट की बात हो कि इमरजेंसी किस पार्ट में आती है, तो वो पार्ट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, 18। ठीक है, तो 18वें भाग में इमरजेंसी का प्रोविज़न दिया गया है। ठीक है, अगर हम घोषणा के आधार पे देखें, जैसे होता है ना कि अनाउंसमेंट के बेसिस पे कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब होगी, स्टेट इमरजेंसी की घोषणा कब होगी, है ना सॉरी, तो उसके विषय में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला हम समझते हैं क्या, घोषणा यानी कि अनाउंसमेंट के बेसिस पे कि क्यों अनाउंसमेंट होता है इसका। ठीक है, यहाँ पे अनाउंसमेंट यानी कि घोषणा के आधार पे देखिए, अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना है, ठीक है,
तो उस समय मतलब देश में ऐसी स्थिति हो कि युद्ध युद्ध की स्थिति हो, ठीक है, और बाह्य आक्रमण की स्थिति हो, तब फिर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, ठीक है। और एक होता है सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन होने चाहिए जिसके लिए क्या नेशनल इमरजेंसी लगाई जाए। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हो सकता। ये अनाउंसमेंट का बेसिस था, ठीक है। अगर स्टेट इमरजेंसी लगाना है तो क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए जो किसी स्टेट को रन करने वाला चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाके अपने एक्शन जो भी ले रहा है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखी गई हैं प्रावधान उसका उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको हम बोलते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता, ठीक है। और इस चीज़ को नोटिस करके गवर्नर किसको पहुंचा देता है, प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट कर देता है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में वहाँ पे संवैधानिक आपातकाल लग सकता है, ठीक है। और इसको हम राष्ट्रपति शासन इसीलिए कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि गवर्नर रिपोर्ट देता है कि हाँ, ये इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का फेल्योर हो रहा है, ये चीफ मिनिस्टर या फिर यहाँ का जो मंत्रिमंडल है सही से पालन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे लगती है स्टेट इमरजेंसी। ये हो गया घोषणा का आधार। अगर वित्तीय आपातकाल की बात करें तो फिनेंशियल अनस्टेबिलिटी की स्टेज में वित्तीय आपातकाल घोषणा होता है, ठीक है। तो हमने देख लिया क्या, स्टेट इमरजेंसी और फिनेंशियल इमरजेंसी भी हमने देख लिया अनाउंसमेंट की बेसिस पे। यानी कि जब वित्तीय अस्थिरता की स्थिति हो देश में तो भी वित्तीय आपातकाल लगाई जा सकती है। और एक महत्वपूर्ण सूचना, अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमने अनाउंसमेंट के बेसिस पे इनमें अंतर देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, जैसे अगर क्या हो कि ये लगाई जाए तो इसकी स्वीकृति होनी चाहिए ना, कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कंसेंट के बारे में हम जान लें। होता है ना कि 1 महीने 2 महीने के अंतर्गत, तो ये होता है पार्लियामेंट्री कंसेंट, ठीक है, यानी कि संसदीय स्वीकृति, ठीक है। संसदीय स्वीकृति के बारे में क्या है, जैसे मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लगा तो आखिर उसका अनुमोदन होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि प्रेसिडेंट आके बोल देंगे या फिर कोई आके बोल देगा नेशनल इमरजेंसी लग गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब अनाउंसमेंट हो गया कि नेशनल इमरजेंसी लग गई, अब इस बात की पुष्टि करने के लिए 1 मंथ के भीतर ही, कितने, 1 मंथ के भीतर ही पार्लियामेंट में, ठीक है, जो भी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होंगे 1 महीने के भीतर इस पे अपना अनुमोदन देंगे, ठीक है। और इसको एक विशेष बहुमत से पारित करेंगे, ठीक है। एक विशेष बहुमत से इस अनुमोदन को क्या करेंगे, पारित करेंगे, जो नेशनल इमरजेंसी का आया है स्थिति, ठीक है। अगर हम बात करें स्टेट इमरजेंसी की तो इसमें 2 महीने का टाइम है, ठीक है, सेम चीज़ है, बट ये यहाँ पे टाइम थोड़ा सा अधिक है, 2 महीना, ठीक है। 2 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदन पारित होनी चाहिए, ठीक है। फिनेंशियल इमरजेंसी की बात हो तो ये भी 2 मंथ की ही बात है, ठीक है। 2 महीने के भीतर ही क्या हो, दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से उस चीज़ का अनुमोदन होना चाहिए कि फिनेंशियल इमरजेंसी लगे या नहीं, ठीक है। तो इतना याद रहे कि नेशनल इमरजेंसी का अनुमोदन सिर्फ उसके लिए 1 महीने चाहिए, लेकिन अगर स्टेट इमरजेंसी की बात हो और फिनेंशियल इमरजेंसी तो 2 महीने तक का टाइम है कि उसके बीच में आपको क्या करना है, विशेष बहुमत से उस अनुमोदन को पारित कर देना है, ठीक है। डिक्लेयर कर देना, हाँ स्टेट इमरजेंसी का पुष्टिकरण ये है, ठीक है। अगर हम क्या करें, इसको रद्द करना हो, ठीक है, तो इसमें क्या अंतर पड़ता है, जैसे नेशनल इमरजेंसी को, स्टेट इमरजेंसी को और फिनेंशियल इमरजेंसी को रद्द करना हो तो उसके लिए क्या प्रावधान है। इसमें देखिए, नेशनल इमरजेंसी को मतलब इसका निरसन, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने डिसीजन ले लिया कि हाँ ठीक है नेशनल इमरजेंसी हटा दी जाए तो हटा दी जाती है, ठीक है। अगर लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा के संकल्प द्वारा अगर 1/10 मतलब परसेंट वोट भी पड़ जाता है इसके फेवर में, ठीक है, तो भी नेशनल इमरजेंसी को हटा दिया जाता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड। लेकिन स्टेट इमरजेंसी को सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही हटा देता है, ठीक है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और इसको भी प्रेसिडेंट ही हटा देता है, ठीक है। चाहे तो प्रेसिडेंट ही इसको हटा सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है, ठीक है। अगर हम बात करें कि अभी तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फिनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है, तो उसके विषय में जानते हैं। देखिए, 1962 में जब चाइना और इंडिया का जब वार हुआ था, ठीक है, तो उस समय लगी थी एक बारी, कब, 1900
62 में। क्या नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद जो आपने सुना होगा लिबरेशन वार, ठीक है, जिसमें बंगाल सॉरी जो वेस्ट पाकिस्तान था, ठीक है, और ईस्ट पाकिस्तान का डिवीजन हुआ और बांग्लादेश निकल के आया 1971 में इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है। तो इस समय भी नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी और 1975 में भी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के ही समय में, ठीक है। तो ये भारत में मतलब 3 बार लागू की जा चुकी हैं नेशनल इमरजेंसी। अगर स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो ये फ्रिक्वेंटली लगता रहता है, ठीक है। ये 115 से भी अधिक बार अभी तक लागू किया जा चुका है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम स्टेट इमरजेंसी कब लगी थी। ऑप्शन 2 है पंजाब और केरल, ठीक है। अब बताइएगा कमेंट सेक्शन में किस में लगी थी, ठीक है। चलिए लास्ट वाले देखिए, फिनेंशियल इमरजेंसी, ये अभी तक नहीं लगी है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। देखिए एक होता है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, क्या इनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। जैसे नेशनल इमरजेंसी की मतलब न्यायिक समीक्षा, स्टेट इमरजेंसी की न्यायिक समीक्षा, मतलब ये डिक्लेयर किया गया, इस पे क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकता है। तो इसकी अनुमति है नेशनल इमरजेंसी के लिए। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है, इसकी समीक्षा कर सकता है। स्टेट इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर की गई है, इसकी भी समीक्षा किया जा सकता है, ठीक है। अगर बात हो फाइनेंशियल इमरजेंसी की तो उसकी भी समीक्षा किया जा सकता है, ठीक है। ये रहा छोटा सा मतलब एक प्यारा सा एक इंफॉर्मेशन आपातकालीन से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन इसके बियॉन्ड नहीं पूछता है, अगर इतनी बातें आपको पता है तो आप सही दिशा में हैं, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेता है अगर आप बड़े स्तर का एग्जाम दे रहे हैं कि आपातकालीन व्यवस्था जो एकीकरण है, ठीक है, जो मतलब अपने वहाँ नेचर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनियन इन द नेचर, इस कॉन्सेप्ट को ये क्या करता है, मजबूत करता है या कमजोर करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मजबूत करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस समय क्या होता है, जो भी स्टेट हैं, जैसे मान लीजिए स्टेट है, स्टेट इमरजेंसी अगर लगी तो पूरा कमांड कौन संभालता है, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कहीं न कहीं इंटीग्रेशन का एक मतलब एकीकरण का या फिर बोलने की जो होता है ना, यूनिटरी जो नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको क्या करता है, मजबूत करता है सॉरी स्टेट इमरजेंसी या इमरजेंसी का प्रोविज़न, ठीक। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए इसके ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं तक। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और हमने काफ़ी डिटेल में किया है, तो होप कि आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। मज़ा आया तो लाइक वाला बटन प्रेस कीजिए और तो बाकी पता ही है, इफ़र्ट्स के बदले, है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के बच्चों के अधिकार के निम्नलिखित खंडों में से कौन सा अनुभाग स्कूलों में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर रोक लगाता है, बताइए। यहाँ पे बात हो रही है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के बच्चों के अधिकार जो हैं कि निम्नलिखित खंडों में से कौन सा अनुभाग स्कूलों में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर रोक लगाता है, बताइए कौन सा अनुभाग। अनुभाग 10, अनुभाग 11, अनुभाग 13, अनुभाग 14 सॉरी। तो अनुभाग 13 इसका सही जवाब होता है, ठीक है। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, ठीक है, ये बच्चों के अधिकार के निम्नलिखित खंडों में से अगर पूछा जाए तो किस अनुभाग पर स्कूलों में प्रवेश परीक्षा जैसे आयोजित किया जाता है ना, कि अगर इस परीक्षा को आप पास करते हो तभी आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अनुभाग 13 इस पे रोक लगाता है, ठीक है, पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आधार संरचना कहा था, बताइए। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है ना। तो बताइए इसमें क्या सही होगा। SR बोम्मई केस, केशवानंद भारती केस, अशोक कुमार ठाकुर केस, MC मेहता केस, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान के आधार का संरचना कहा था, किस केस में, SR बोम्मई केस में। किस केस में, SR बोम्मई केस में। चलिए आपसे कुछ क्वेश्चन है कि SR बोम्मई केस कब आया था, ठीक है।
इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। और केशवानंद भारती केस, अशोक कुमार ठाकुर केस, एमसी मेहता केस, ये सब भी किस ईयर में आई थी और किससे जुड़ी हैं, इसके बारे में भी आप पढ़ के और हमें जरूर बताइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर अंबेडकर, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी है सरदार पटेल। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला है, उनका जन्मदिन नवंबर में पड़ता है और पूरे भारत में राष्ट्रीय अवलोकन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। ये है मतलब एक इंसान के विषय में, और आपको वो बताना है किस इंसान के विषय में ये बातें कही गई हैं। ठीक है। वो भारत का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक बार सीबीएसई के प्रमुख के रूप में कार्य किया। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ये किस इंसान के बारे में बात कही जा रही है? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये इसके विषय में आपको पता होना चाहिए। इन्हीं के नाम पे ना भारत में शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है, अभी हाल फिलहाल में गुजरा है। ठीक है। तो आप शिक्षा दिवस किस डेट को मनाया जाता है वो भी बताइएगा। ठीक है। तो देखिए, उनका जन्मदिन नवंबर में पड़ता है। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? नवंबर। ठीक है। पूरे भारत में राष्ट्रीय अवलोकन के रूप में मनाया जाता है, जाहिर सी बात है, एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। वो भारत का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। ओके। उन्होंने एक बार सीबीएसई के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है। तो वो कौन है? वो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। चलिए जान लेते हैं, अगर आपको ना पता हो तो ज़्यादा मेहनत मत कीजिए। 11 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर 1982 को ये क्या हुए थे? पैदा हुए थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। 11 नवंबर 1982। ठीक है। इज इट 1982? हाउ इज इट पॉसिबल? 1982 गुजरे कितना टाइम हुआ? ना ना ना, ये नहीं हो सकता। लेट मी चेक। एक्चुअली ये 11 नवंबर 1982 जो लिखा है, ठीक है, मैंने वो गलत था। ठीक है। क्योंकि देखिए मुझे याद आया अचानक से कि 1982 नहीं, 1982 में तो किसी कोई और घटना थी। ये 1888 था। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था। ठीक है। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना भी की थी। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है। तो इस तरह से देखिए होता है ना कि अगर हमसे गलती होती है तो रुक जाती हैं चीज़ें। ठीक है। तो ऐसे करेक्ट करके आगे हम बढ़ते हैं तो हम अच्छा सीखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष जाति और धर्म से संबंधित अपराधों के लिए सजा देने के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम की सुरक्षा पारित की गई थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या होगा? 1950, 1954, 1955, 1958। बताइए किस वर्ष जाति और धर्म से संबंधित अपराधों के लिए सजा देने के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम की सुरक्षा पारित की गई थी? इसका सही जवाब होगा 1955। ठीक है। और इसके विषय में आप सर्च मार के थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आजकल जाति और धर्म से संबंधित बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, तो उसमें कई सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको ये बताना है कि इसमें एक सिर्फ स्टेटमेंट जो है गलत है, वो कौन सा है? केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। सही बात है। अनुच्छेद 24 मार्शल लॉ से संबंधित है। भारतीय संविधान में न्याय का आदर्श रूसी यानी कि पूर्ववर्ती यूएसएसआर संविधान से लिया गया है। ये भी सही है। संविधान सभा का अंतिम सत्र
26 जनवरी 1950 को हुआ? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, अनुच्छेद 24 की बात करें अगर संविधान में, ठीक है, तो ये मार्शल लॉ से संबंधित तो नहीं है। किससे संबंधित है? देखिए, 23 और 24 किसको प्रोटेक्ट करती हैं? 23 और 24 किसके संरक्षण से बात? देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात होती है अनुच्छेद 23 और 24 में, ठीक है। किसमें? 23 और 24 में। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ठीक है। और संविधान सभा का जो अंतिम सत्र है वो किस डेट को मतलब संपन्न हुआ था? बताइए। मुझे ये भी स्टेटमेंट कहीं न कहीं गलत लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 24 जनवरी 1950 होना चाहिए। 1 मिनट मैं चेक करता हूँ, ठीक है? जस्ट आपके सामने चेक करता हूँ। होल्ड अ मिनट।